आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टकराव को समझने वाले हैं। एक तरफ है 19वीं सदी का कॉपीराइट कानून और दूसरी तरफ है 21वीं सदी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी कहानी है जो कला, कानून और टेक्नोलॉजी के भविष्य को आप कह सकते हैं फिर से लिख रही है। तो चलिए सीधे इस बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। जब कोई एआई के कमाल की पेंटिंग या कोई धुन बनाता है तो क्या वो सच में कला है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस पर हक किसका है। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी क्रिएटिव दुनिया की नींव को हिला रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक कानून को समझेंगे जो कलाकारों की सुरक्षा के लिए बना था। फिर देखेंगे कि मशीनी रचनात्मकता कैसे उभरी। उसके बाद इन दोनों के बीच के टकराव का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य के कुछ संभावित रास्तों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के असर को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होता है कि मौजूदा सिस्टम आखिर है क्या। तो चलिए एआई के आने से पहले की दुनिया में चलते हैं, जहां इंटरनेशनल कॉपीराइट के नियम बने थे। हमारे इस पूरे सफर का जो सेंटर पॉइंट है वो है बर्न कन्वेंशन। 1886 में बना ये समझौता दुनिया भर के आर्टिस्ट और लेखकों को सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसकी पूरी की पूरी बुनियाद एक बहुत ही सीधी साधी सोच पर टिकी थी कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सिर्फ और सिर्फ इंसानों से आती है। उस जमाने में ये एक ऐसा सच था जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता था। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये सिद्धांत कितनी ज्यादा इंसान केंद्रित हैं। राष्ट्रीय व्यवहार और स्वचालित सुरक्षा जैसी बातें इसी धारणा पर बनी हैं कि कोई इंसान ही कुछ बना रहा है, और खासतौर पर नैतिक अधिकार, मतलब एक लेखक का ये हक कि उसके काम पर उसका नाम दिया जाए और कोई उसके काम को इस तरह न बदले जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, ये तो सीधे सीधे एक इंसान की भावनाओं और सम्मान से जुड़ा है। यही वो नींव है जिससे अब एआई चुनौती दे रहा है। और यहीं से हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी ताकत जो उन नियमों को चुनौती दे रही है जो एक सदी से भी ज्यादा समय से चले आ रहे हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सबने डैली, मिडजर्नी जैसे टूल्स का नाम तो सुना ही है, शायद इस्तेमाल भी किया हो। बस कुछ शब्द टाइप करो और पलक झपकते ही वो कमाल की तस्वीरें बना देते हैं। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन यही टेक्नोलॉजी इस सवाल को जन्म देती है कि रचना का असली मतलब क्या है। तो ये एआई असल में सोचता कैसे है? देखिए, ये प्रेरणा या भावनाओं से काम नहीं करता, बल्कि ये एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी को एनालाइज करता है, जिसमें अक्सर कॉपीराइट वाला कंटेंट भी शामिल होता है, और उन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाता है। ये रीमिक्स आर्टिस्ट वाली बात बहुत ज़रूरी है। ये सिंथेसिस है, कोई मौलिक विचार नहीं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एआई का इस्तेमाल करना कोई एक सीधी साधी चीज़ नहीं है। एक तरफ तो कोई बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान एक डायरेक्टर की तरह काम कर सकता है। घंटों लगाकर प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाता है, कई नतीजों में से बेस्ट को चुनता है। तो फिर लेखक की लाइन कहाँ खींची जाए, ये थोड़ा धुंधला मामला है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर। क्या होता है जब 1886 का कानून 2024 की टेक्नोलॉजी से टकराता है? चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं कहाँ सीधे सीधे आमने सामने आती हैं। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। बर्न कन्वेंशन एक इंसान, लेखक की मांग करता है, पर एआई कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है। कन्वेंशन मौलिकता चाहता है, एआई तो बस डेटा को रीमिक्स करता है। कन्वेंशन नैतिक अधिकारों की रक्षा करता है, एक मशीन की तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं होती। ये सिर्फ छोटी मोटी दरारें नहीं हैं, ये कानून में बहुत बड़ी असंगतताएं हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में भी कानूनी संस्थाएं इस पर अपना रुख साफ कर रही हैं। अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय का ये बयान बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर कोई इंसानी दिमाग क्रिएटिव प्रोसेस को गाइड नहीं कर रहा है तो कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और ये कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल पहेली है। अमेरिका लेखक पर एक सख्त लाइन ले रहा है। यूके इस बात पर फोकस कर रहा है कि एआई को ट्रेनिंग देना ही कानूनी है या नहीं।
और भारत में कानून अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन महत्वपूर्ण मानवीय इनपुट वाली बात पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि इंसान सिर्फ एक बटन न दबाए, बल्कि क्रिएटिव फैसले लेने में, एडिटिंग में और फाइनल आउटपुट को दिशा देने में एक्टिवली शामिल हो। तो ये साफ है कि मौजूदा नियम काफी नहीं हैं, और यहीं से सवाल उठता है कि अगर सिस्टम में खामी है तो इसे ठीक कैसे किया जाए। तो अब हम समस्या से आगे बढ़कर उन संभावित समाधानों पर ध्यान देंगे जिन पर एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं। चलिए भविष्य के 3 मुमकिन रास्तों को देखते हैं। पहला रास्ता तो सबसे सीधा साधा है, जो नियम हैं उन्हीं को आज के हिसाब से ढाल लिया जाए। इसका मतलब है कि हम लेखक की परिभाषा को थोड़ा और बड़ा कर दें। ये सिर्फ एक अकेले इंसान के बारे में न होकर इंसान और एआई के बीच एक सहयोग के बारे में हो सकता है। ऐसे में अदालतें ये देखेंगी कि क्या किसी व्यक्ति में काफी हद तक क्रिएटिव कंट्रोल दिखाया है और एआई को बस एक बहुत ही एडवांस टूल की तरह इस्तेमाल किया है। दूसरा रास्ता थोड़ा और बारीक है, मतलब हाँ या ना में जवाब देने के बजाय हम एक लेयर्ड सिस्टम बना सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा इंसानी रचनात्मकता शामिल है। जैसे कोई आर्टिस्ट सैकड़ों प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन कर रहा है, वहां पूरा कॉपीराइट दिया जा सकता है। जहां इनपुट बहुत कम है, जैसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, वहां सीमित अधिकार दिए जा सकते हैं, शायद कम समय के लिए। और जहां कोई असल इंसानी मार्गदर्शन है ही नहीं, वो काम पब्लिक डोमेन में जा सकता है, यानी सबके इस्तेमाल के लिए फ्री। और तीसरा रास्ता वो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी है, पूरी की पूरी एक नई रूल बुक ही बना दी जाए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के जरिए दुनिया के देश मिलकर एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना सकते हैं, जो खास तौर पर एआई के लिए डिजाइन किया गया हो। ये ट्रेनिंग डेटा में पारदर्शिता जैसे बड़े मुद्दों को भी सुलझा सकता है, यानी कंपनियों को ये बताना पड़ सकता है कि उन्होंने अपने एआई को क्या-क्या सिखाया है, और दुनिया भर में एक जैसा भरोसेमंद कानूनी ढांचा बना सकता है। तो इतनी सारी कानूनी और तकनीकी बातों के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? इन सब का निचोड़ क्या है और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? तो सार ये है, हमें एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना है। हमें बर्न कन्वेंशन के उस मूल लक्ष्य का सम्मान करना होगा, जो था इंसानी कलाकारों की रक्षा करना, लेकिन साथ ही हमें इस नई तकनीकी हकीकत को भी अपनाना होगा, ताकि बाजार में स्थिरता और निश्चितता बनी रहे। ये परंपरा और नवाचार के बीच का एक क्लासिक तनाव है। और मैं इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। ये सिर्फ कानून के बारे में नहीं है, ये हमारी संस्कृति के बारे में है। अगर मशीनें ऐसी कला बना सकती हैं जो हमें प्रेरणा दे, हमें चुनौती दे और हमें भावुक कर दे, तो फिर रचनात्मकता, कला और यहाँ तक कि इंसान होने का मतलब क्या है, ये सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि मालिक कौन है, बल्कि ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में कला को कैसे महत्व देंगे जहां इसे बनाने वाले अब सिर्फ हम नहीं हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनने के लिए धन्यवाद।